हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बी फाइनल ईयर की नोवेल कंथापुरा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कास्ट डिविजन्स डू यू फाइंड इन द विलेज कंथापुरा? कंथापुरा गांव में आपको जातिवाद विभाजन कैसा दिखाई पड़ता है? The village Kanthapura, like any other village of India, is divided on caste lines. The village is divided into many quarters like Brahmins, Pariyas, Potters, Weavers, and Sudras. The upper caste people maintain safe distance from the lower caste like the Sudar and Pariyas. Murthy tries to balance between upper caste and lower castes. He faces many difficulties. कंथापुरा गांव भारत के अन्य गांवों की तरह जातियों में बटा हुआ है, जैसे ब्राह्मण, परियार, कुम्हार, बुनकर तथा शूद्र आदि। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं। शूद्र और परियारों की भांति मूर्ति उच्च जाति और निम्न जातियों में संतुलन बनाने का प्रयत्न करता है। इसमें वह बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करता है। हु इज जयरामाचार? जयरामाचार कौन है? The Harikatha man whom Murthy brought from the city was called Jaya Ramachar. He tells strange Harikathas for along with blends Hindu mythology with contemporary politics. Gandhi has been compared with the three-eyed Lord Shiva. The three eyes stand for self-purification, Hindu, Muslim unity and Khaddar. He says that Gandhi will kill the British rules as the Lord Krishna killed the serpent Kalia. मूर्ति हरि कथावाचक को शहर से लाया था। उसका नाम जया रामाचार था। वह हरि कथा सुनाते समय हिंदू पौराणिक देवी देवताओं के अद्भुत कहानी किस्से भी सुनाता था। वह रुचिकर कहानी सुनाते समय हिंदू पौराणिक कथाओं को समकालीन राजनीति में शामिल करता था। वह गांधी जी का 3 नेत्र वाले भगवान शिव से तुलना करता था। शिव जी के 3 नेत्र आत्म पवित्रता, हिंदू मुस्लिम एकता और खादी प्रयोग के लिए हैं। वह कहता है कि गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य का उसी प्रकार से अंत करेंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन का किया था। हु इज द नरेटर ऑफ द नोवेल कंथापुरा? कंथापुरा उपन्यास की व्याख्याकार कौन है? अचक्का इज द नरेटर ऑफ द नोवेल कंथापुरा. शी इज एन ओल्ड विडो. पीपल कॉल हर ग्रैंड मदर ऑफ द विलेज. शी इज ए ब्राह्मण लेडी हु हैज बीन लिविंग इन कंथापुरा फॉर ए लॉन्ग टाइम. She is a woman with a balanced mind, sound common sense and gift of intelligent observation. She is both narrator and commentator. She is just one of the many women of Kanthapura who responded to call of Mahatma conveyed through Murthy. अचक्का कंथापुरा उपन्यास की व्याख्याकार है। वह एक वृद्ध महिला है। वहाँ के लोग उसे गांव की दादी माँ कहते हैं। वह एक ब्राह्मण महिला है जो कंथापुरा में लंबे समय से रह रही है। हमें उसके विषय में मात्र इतना ही पता है कि वह एक संतुलित बुद्धि वाली, व्यवहारिक, कुशल समालोचक तथा व्याख्याकार है। वह एक विधवा महिला है। वह कंथापुरा की अन्य महिलाओं की भांति महात्मा मूर्ति के व्याख्यान पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। कमेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द नोवेल कंथापुरा. कंथापुरा उपन्यास के आरंभ पर टिप्पणी करो. In the opening of the novel, the writer gives the description of the village in detail. Kanthapura is a small village in the district of Kara in Mysore, South India. Coffee and rice are the chief crops of the region. There are forests of sandal and of sal. Roads that lead to Kanthapura are narrow and dusty. Socially, the village is divided between the two major castes. These two castes are Brahman and the Sudras. They take part in cultural and religious festivals together. The narrator also tells us about the local deity of the village Kanchamma. उपन्यास के आरंभ में ही लेखक गांव का पूरा विवरण दे देता है। कंथापुरा दक्षिण भारत के मैसूर में कोरा जिला का एक छोटा सा गांव है। क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं कहवा और चाय। वहाँ चंदन और साल के वन है। कंथापुरा में सड़कें तंग और धूल भरी है। सामाजिक तौर पर गांव 2 मुख्य जातियों में बटा हुआ है। ये 2 जातियां हैं ब्राह्मण और शूद्र, कि इकट्ठे सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों में हिस्सा लेती हैं। लेखक गांव की स्थानीय देवी कंचम्मा के बारे में भी बताता है। हु इज बड़े खान? बड़े खान कौन है? बड़े खान इज ए पुलिसमैन हु इज पोस्टेड इन द विलेज कंथापुरा. ही इज ऑन ए स्पेसिफिक मिशन that is to collect more information about anti-government activities and particularly Murthy.
बड़ी खान एक पुलिस का सिपाही है जो गांव कंथापुरा में तैनात है। वह एक विशेष मिशन पर है जिसमें वह विशेष रूप से मूर्ति व सरकार विरोधी गतिविधियों की सूचनाएं इकट्ठी कर रहा है। व्हाट इकोनॉमिक्स डज मूर्ति टेल नजम्मा? मूर्ति नजम्मा को क्या अर्थशास्त्र बताता है? मूर्ति टेल्स नजम्मा दैट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ yards of foreign cloth come to India and makes us poor. The foreigners take raw material from the village at a low price and after processing in factories and sell on very high price. मूर्ति नजम्मा को बताता है कि लाखों और लाखों विदेशी वस्त्र भारत लाए जाते हैं जो हमें गरीब बनाते हैं। विदेशी लोग कम कीमत पर कच्चा माल यहाँ से ले जाते हैं और कच्चे माल को दोबारा कारखानों में तैयार करके ऊंचे दामों पर बेचते हैं। Who is भट्ट? भट्ट कौन है? Bhatt is a Brahmin by birth. He is religious by nature. He tells the auspicious days and time to the villagers for different ceremonies. Example: childbirth, marriage, and death. He is glutton by nature. Bhatt always smiling, always ready, and always friendly. He is a moneylender. He maintains relations with lawyers and government officers. भट्ट जन्म से ब्राह्मण है। वह स्वाभिषम रूप से धार्मिक है। वह गांव वालों को विभिन्न समारोहों के लिए जैसे जन्म, मृत्यु या विवाह आदि के शुभ दिन व समय बताता है। वह स्वभाव से लालची भी है। भट्ट हमेशा मुस्कुराता, हमेशा मित्र के रूप में तैयार रहता है। वह सुदखोर है। वह वकीलों तथा सरकारी कर्मचारियों के साथ संबंध रखता है। What vision does मूर्ति have about गांधी जी? मूर्ति का गांधी जी के बारे में क्या दृष्टिकोण है? मूर्ति has a vision in which Mahatma Gandhi leads him from gloom to enlightenment. Gandhiji said to him, lead a life of truth. Gandhiji also appeals him to discard foreign cloth and everything that is foreign. Murti foresight Gandhiji as mythical Ram who came to save Sita, that is India, from the clutches of Ravan, that is Britishers, and find himself in the role of God Hanuman. मूर्ति का सपना है कि गांधी जी उन्हें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाएंगे। गांधी जी ने उनसे कहा कि सत्य का जीवन जियो। गांधी जी ने उनसे अपील की कि प्रत्येक विदेशी चीज या विदेशी कपड़ा का परित्याग कर दो। मूर्ति के दृष्टिकोण से गांधी जी पौराणिक भगवान राम का अवतार हैं जो अपनी सीता अर्थात माता भारत को रावण अर्थात अंग्रेजों के पंजों से छुड़वाने आया है और खुद भगवान हनुमान के रूप में है। How Murti's mother react to the threat of Murti's excommunication? मूर्ति की मां बहिष्कार पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? Murti's mother is an orthodox and religious woman by nature. She loses her balance on hearing the threat that her son to be thrown out of Brahman caste. She behaves in an eccentric way and asks Murti to keep distance from the lower caste people. She also says Murti to go to Swami and do penance and purify his soul by pouring holy water on his body. But Murti carry on his working for प्रयास। मूर्ति की मां स्वभाव से रूढ़िवादी और धार्मिक विचारों की महिला है। वह यह सुनकर अपना संतुलन खो बैठती है कि उसके बेटे को ब्राह्मण जाति से अलग कर दिया जाएगा। वह अजीब तरह का व्यवहार करती है और मूर्ति को नीच जाति के लोगों से दूर रहने के लिए कहती है। वह मूर्ति को स्वामी के पास जाकर और पवित्र जल अपने शरीर पर डालकर आत्मा की शुद्धि करने के लिए कहती है, लेकिन मूर्ति परिहारों के लिए कार्य करता रहता है। What leads to नरसम्मा डेथ? मूर्ति की मां नरसम्मा की मृत्यु का कारण क्या है? नरसम्मा is a pious lady. Bhatta tells her if Murti did not stop working of prayas, he would be excommunicated by the Swami. She decided that she would never allow her son to dishonor his family. As Murti returned from the city and tried to touch the feet of his mother, she pushed him away in anger. One night, Narasimha rushed towards the river and fell down unconscious in a field. She was found dead in the morning. नरसम्मा एक धार्मिक महिला है। भट्ट उसे बताता है कि यदि मूर्ति ने परिहारों के घर जाना बंद नहीं किया तो स्वामी के द्वारा उसका व उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसने निश्चय किया कि वह अपने बेटे को परिवार की बदनामी की स्वीकृति नहीं देगी। जैसे ही मूर्ति शहर से वापस आया और अपनी मां के पैर छूने की कोशिश की तो मां ने उसे गुस्से से धकेल दिया। एक रात नरसम्मा नदी की तरफ दौड़ पड़ी और एक खेत में बेहोश होकर गिर पड़ी और सुबह उसे मृतक अवस्था में पाया गया। एक्सप्लेन द कंडीशंस एट स्किफ्टिंग कॉफी एस्टेट। स्किफ्टिंग कॉफी एस्टेट की अवस्था का वर्णन करो।
The conditions at Skimpton Coffee Estate are the worst one. Skimpton Coffee Estate is a detailed account of the poverty, exploitation and helplessness of the workers. The material conditions of the workers are such that they cannot speak against low wages. The owner of the Skimpton Coffee Estate was an Englishman, that is Hunter Sahib. He kept a hunter in his hand and beats the labor with his hunter. The poor people are physically and sexually exploited. The Skimpton Coffee Estate is a symbol of brutality, exploitation and inhumanity. स्किम्पटन कॉफी एस्टेट की दशा बहुत ही बुरी थी। स्किम्पटन कॉफी एस्टेट श्रमिकों की गरीबी, शोषण व लाचारी का एक पूरा विवरण है। श्रमिकों की भौतिक अवस्था इतनी दयनीय थी कि वे अपने कम वेतन के विषय में भी नहीं बोल सकते थे। कॉफी एस्टेट का मालिक एक अंग्रेज था जिसको हंटर साहिब के नाम से जाना जाता था। वह अपने हाथ में एक हंटर रखता था और श्रमिकों को इससे पीटता था। गरीब लोगों का शारीरिक व यौन शोषण किया जाता था। स्किम्पटन कॉफी एस्टेट निर्दयता, शोषण और अमानवीयता का प्रतीक है। Why does मूर्ति फास्ट? मूर्ति उपवास क्यों करता है? मूर्ति feels that violence at coffee estate occurred due to his presence. He is a true disciple of Gandhi and follower of Gandhi's principles. He is against any form of violence, so he decides to meditate by fasting for 3 days at the temple. He will not eat anything except taking 3 cups of salted water each day. He wants to do penance for the violence, so he kept a fast. मूर्ति महसूस करता है कि कॉफी एस्टेट की हिंसा उसकी उपस्थिति के कारण घटी है। वह गांधी जी का सच्चा शिष्य है और गांधी जी के सिद्धांतों का अनुसरण करता है। वह हर तरह की हिंसा के विरुद्ध है, इसलिए वह मंदिर में 3 दिन तक ध्यान व उपवास का निर्णय करता है। वह 3 कप नमकीन जल के अतिरिक्त कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। वह इस हिंसा के पश्चाताप के लिए उपवास भी करता है। हु इज पटेल रंगेगौड़ा? पटेल रंगेगौड़ा कौन है? पटेल रंगेगौड़ा इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ही इज ए रेवेन्यू ऑफ मूर्ति। ही इज ए मैन ऑफ फोर्सफुल कमांडिंग पर्सनैलिटी एंड ऑथोरिटी इन द विलेज। He is known as the tiger of the village due to forceful personality and determination. Murthy realizes his potential and involves him in Congress. पटेल रंगेगौड़ा एक सरकारी कर्मचारी है। वह कंथापुरा में एक राजस्व अधिकारी है। वह गांधीवादी है और मूर्ति का अडिग समर्थक है। वह एक ताकतवर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला गांव का अधिकारी है। उसे शक्तिशाली व आकर्षक व्यक्तित्व व दृढ़ निश्चय के कारण गांव के शेर के रूप में जाना जाता है। मूर्ति उसकी दक्षता को पहचानता है और उसे कांग्रेस में मिला लेता है। What caste politics is seen in the formation of village congress? गांव की कांग्रेस बनाने में किस प्रकार की राजनीति दिखाई देती है? मूर्ति wants to spread Gandhi's message of brotherhood and equality among the villagers, so he goes from house to the house for making the members of all Indian Congress committee at village level. He is worried about the paradoxical views of some upper caste people like Swami and Bhatt. His paradoxical situation as the lower caste people respond to the Congress campaign more authentically than the educated people from Brahman quarter. Finally, a village level Congress committee is constituted unanimously. Murthy as president, Rangegowda as protector, Rangamma, Rachna and Sinu as members. मूर्ति गांधी जी का भाईचारे और समानता के संदेश को गांव के लोगों में फैलाना चाहता था, इसलिए ग्राम स्तर पर कांग्रेस समिति के सदस्य बनाने के लिए वह घर घर जाता है। वह उस जाति के कुछ रूढ़िवादी विचारों को लेकर चिंतित है, जैसे स्वामी और भट्ट। यहाँ विरोधाभास वाली स्थिति इसलिए है बजाय पढ़े लिखे ब्राह्मण लोगों को निम्न जाति के लोग कांग्रेस के प्रचार में अधिक उत्सुकता से भाग ले रहे हैं। अंत में एक ग्राम स्तरीय कांग्रेस समिति या सभा का सर्वसम्मति से गठन किया गया। मूर्ति अध्यक्ष, रंगेगौड़ा को संरक्षक तथा रंगम्मा, रचना और सीनू सदस्य बने। हाउ डज भट्ट ट्राई टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ द विलेज कांग्रेस? भट्ट किस प्रकार ग्राम कांग्रेस के गठन को रोकने की कोशिश करता है? हु आर द पीपल अपोजिंग द विलेज कांग्रेस? वे कौन से व्यक्ति हैं जो ग्राम कांग्रेस के गठन के बाधक हैं? Bhatt feels jealous about the popularity of Murthy among the villagers. He felt like harassing and punishing the people who had joined the Congress. He forms a group of people against it and further decrees that he would charge an interest of 18 to 20%
from the people who joined Congress and came to him for any loan. He knew that some people like Swami Rangampal Patwari, Nanjunadia and Rama Sethi were against the movement for the upliftment of Prayas. In the way, he tries to create conspiracy against Murthy to stop the formation of the village Congress. But Murthy की गांव के लोगों में प्रसिद्धि के कारण जलता है। वह उन लोगों को सजा देना चाहता है जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वह इसके विरुद्ध एक गुट बनाता है और घोषणा करता है कि जो लोग कांग्रेस में शामिल होंगे वह उनसे 18 से 20% अधिक ब्याज लेगा। जो उसे ऋण लेगा और कांग्रेस में शामिल होगा वह जानता था कि स्वामी रंगम्पा पटवारी, नंजू नदिया और रामा सेट्टी जैसे लोग परिहारों के उत्थान के आंदोलन के विरुद्ध है। इस प्रकार से वह मूर्ति को ग्राम कांग्रेस बनाने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचता है। हाउ इज सेविका संघ फॉर्म्ड इन द विलेज? गांव में सेविका संघ का गठन कैसे होता है? रंगम्मा वर्क्स एज ए रोल मॉडल फॉर द अदर वुमेन ऑफ द विलेज. She inspired them by telling the stories of Rani Lakshmi Bai, Annie Besant, Kamala Devi and Sarojini Naidu etc. Her emergence as a leader creates a new confidence among the females. She also teaches them not to neglect their household duties and remain absolutely non-violent in all circumstances. All the women of the village decide to form a सेविका संघ. रंगम्मा गांव की दूसरी महिलाओं के लिए एक आदर्श महिला के रूप में काम करती है। वह उन्हें रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, कमला देवी और सरोजिनी नायडू आदि की कहानियां सुनाकर प्रेरित करती है। उसका एक नेता के रूप में उभर कर आना महिलाओं में एक नया विश्वास जगा देता है। वह उन्हें यह भी शिक्षा देती है कि वे अपने घरेलू कार्यों को न छोड़े और सभी परिस्थितियों में अहिंसक बनी रहे। गांव की सभी महिलाएं सेविका संघ बनाने का निर्णय लेती है। व्हाट वाज द प्लान ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना क्या थी? The civil disobedience movement was a thoughtfully planned social movement based on the principle of ahimsa. The villagers are advised that they should refuse to pay any revenue and show no respect or offer any seat to the revenue officers or the police. All the followers will adopt the principle of non-violence and ahimsa. They are ready to make sacrifice and to endure hardship. People gave up government-rated things and adopted country-made things. सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी सोच विचार की योजना के तहत अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित एक सामाजिक आंदोलन था। गांव वालों को परामर्श दिया जाता है कि वे राजस्व देने से मना करें और किसी प्रकार का सम्मान और सीट राजस्व अधिकारी और पुलिस को नहीं देंगे। सभी अनुयायी अहिंसा का सिद्धांत अपनाएंगे। उन्हें बलिदान देने और कठिनाइयां सहने के लिए तैयार रहना है। लोग सरकारी चीजों का त्याग करें और देश में बनी चीजों को अपनाएं। What happens when coolies are made to march back to coffee estate? जब कुलियों को वापस कॉफी एस्टेट जाना पड़ा तो क्या होता है? Coolies come to life in the village after the episode of tardy picketing, but the Britishers need a cheap labor who can work day and night without grievance, so they want them back in the coffee estate. When the procession is passing through a Prihar street, a policeman is hit by a stone, and when police starts lathi charge, more stone pelting takes place. ताड़ी विरोधी के बाद कुली गांव में रहते हैं, परंतु अंग्रेजों को बगैर शिकायत के दिन रात करने वाले मजदूरों की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें भी वापस कॉफी एस्टेट ले जाना चाहते हैं। जब जुलूस परिहारों की गली से गुजरता है तो एक पुलिस वाले को एक पत्थर लग जाता है और जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो और अधिक पत्थर फेंके जाने लगे। Where does बड़ी खान finally find a place to live in? अंत में बड़ी खान को रहने के लिए स्थान कहाँ मिला? When the policeman Badi Khan is not able to get accommodations at Kanthapura, he leaves the place in distress and goes straight to the Skimpton Coffee Estate, which is owned by Mr. Skimpton. Mr. Skimpton gives him a tin shed to live in. जब पुलिस वाले बड़ी खान को रहने के लिए कंथापुरा में निवास नहीं मिला तो उसने निराश होकर स्थान छोड़ दिया और सीधा स्किम्पटन कॉफी एस्टेट चला गया, जिसका मालिक मिस्टर स्किम्पटन है। मिस्टर स्किम्पटन उसे रहने के लिए टिन का एक छप्पर देता है। What kind of life do widows lead in the village कंथापुरा? कंथापुरा गांव में विधवा महिलाएं कैसा जीवन जीती हैं? Widows lead a pitiable life in the village Kanthapura. They cannot live their life according to their volition. They cannot wear nice dresses. They have no right to talk men or help them in social or national deeds. In Kanthapura, lot of social bondages have imposed on widows.
A widower can marry a girl who is very little in age in comparison of a widower. But Ratna is a young educated woman of progressive views. She does not live a conventional style of a widow. She takes keen interest in the Gandhian movement and help to Murthy. विधवा महिलाएं कंतापुरा में बड़ा दयनीय जीवन जीती हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी सकती, वे अच्छी पोशाक नहीं पहन सकती, उनको किसी व्यक्ति से बात करने व सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। कंतापुरा में महिलाओं पर बहुत सारे सामाजिक बंधन लगाए हुए हैं। एक विदुर एक लड़की से शादी करता है जो उसकी आयु की तुलना में बहुत छोटी है, परंतु रत्ना एक उन्नत विचारों वाली महिला है। वह विधवाओं की परंपरागत शैली का जीवन नहीं जीती। वह गांधी आंदोलन व मूर्ति की सहायता में पूर्ण रुचि लेती है। मूर्ति इज द हीरो ऑफ द नोवेल। डू यू एग्री? गिव योर डिटेल्ड ओपिनियन। मूर्ति उपन्यास का नायक है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति। संक्षेप में मूर्ति का चरित्र चित्रण लिखिए। मूर्ति इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ राजा राव's novel Kanthapura, which records the influence of Mahatma Gandhi's ideals on Kanthapura, a remote fictional village in South India. It has been suggested that Murthy is a stand-in for Rao himself. He is the hero of the novel. The people of Kanthapura believe that Gandhi is the incarnation of Shiv. Murthy has been regarded as his deputy. मूर्ति राजा राव के उपन्यास कंथापुरा का प्रमुख चरित्र है, जो दक्षिणी भारत के एक आदर्श गांव कंथापुरा में महात्मा गांधी के प्रभाव का प्रसार करता है। यह माना जाता है कि मूर्ति स्वयं अपने आप में राजा राव ही हैं। वह उपन्यास का प्रमुख अभिनेता है। कंथापुरा के लोग गांधी जी को शिव जी का अवतार मानते हैं और मूर्ति को उसका सचिव मानते हैं। मूर्ति is a college educated young man. He is one of thousands inspired by Gandhi to fight for the cause of their motherland. Supposedly, he attends a public meeting in college and leaps up on stage to meet Gandhi. Gandhi then encourages him to go back to his village and help the common people. However, this event is presented second-hand by the novel's narrator, and so it is ambiguous whether this meeting actually took place or was merely a vision in Murthy's mind. Murthy then returns to Kanthapura and explains to the villagers the significance of Gandhi's struggle for independence. मूर्ति कॉलेज में पढ़ा लिखा आयोजित नवयुवक है। वह गांधी जी द्वारा अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने की लड़ाई से प्रेरित हजारों नवयुवकों में से एक है। एक बार वह कॉलेज में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में शामिल होता है और गांधी जी से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। तब गांधी जी उसे अपने गांव में जाकर आम लोगों की सहायता करने के लिए कहते हैं। यह बड़ी अजीब बात है। जो सभा सच में हुई थी कि यह मूर्ति के दिमाग की सोच थी। तब मूर्ति अपने गांव कंथापुरा वापस आता है और गांव वालों को गांधी जी के स्वतंत्रता संघर्ष का औचित्य बताता है। Throughout the novel, Murthy acts as Gandhi's spokesman for the village, fasting and preaching against the caste system. He spreads Gandhi's message of eradication of untouchability. He goes from door to door, even in the Priha street. He never saw any kind of discrimination between low caste people and Brahmins. Through his mother become angry with him, yet he never gives up his ways. He works to improve them and educate them in this way. He motivates them to join the national movement. पूरे उपन्यास के दौरान मूर्ति गांव के लिए एक प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत होता है, जो जाति प्रथा के विरोध में उपवास करता है और इसके विरुद्ध बोलता है। वह गांधी जी के छुआछूत उन्मूलन के संदेश का प्रचार प्रसार भी करता है। वह गली गली में घूमता है और वह कभी किसी जाति के प्रति घृणा नहीं दिखाता है। यद्यपि उसकी माँ को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, तब भी वह अपना रास्ता नहीं छोड़ता। वह उन्हें सुधारने और शिक्षा देने में लगा रहता है। इस प्रकार से वह राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहित करता है। He was a true disciple of Mahatma Gandhi. He carries Gandhian values of non-violence, eradication of untouchability and love for all into his village. He was determined to face and resist violence only through non-violence. Murthy discourages Range Gowda advocated violent means to counter Bade Khan. Murthy stresses Gandhian principles of Ahimsa upon Gowda when he communicates his wish to teach Puthiya a lesson for unfairly drawing the canal water to his fields. वह महात्मा गांधी का सच्चा शिष्य है। वह गांधीवादी विचारधारा, अहिंसा, छुआछूत का उन्मूलन और सबके लिए प्रेम को लेकर गांव में आता है। वह हिंसा का सामना केवल अहिंसा से करने को तत्पर है।
मूर्ति गांधीवादी सिद्धांत अहिंसा को गोडा पर आजमाता है जब वह पुतिया गलत तरीके से नहर का पानी अपने खेतों की तरफ मोड़ लेता है। मूर्ति encourages women in Kantapura to maintain the national cause by spinning their own clothes. He inspires the villagers to boycott the British goods. He organizes the Gandhi work in the village. He keeps the people in touch of national movements, feeding the greater mobility of people of Kantapura. Under the leadership of Murthy, the foreign government accuses him of provoking people to inflict violence and arrest him. Though Rangamma and Rachna try to release him on bail, he refuses. While Murthy spends his days in prison, the woman of Kantapura takes charge of the struggle for freedom. Thus we find that Murthy is the central figure of the novel. Murthy कंथापुरा की औरतों को अपने कपड़ों के लिए सूत काटने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह ग्रामीणों को विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए उत्साहित करता है। वह गांव में गांधी जी के कार्यों का आयोजन करवाता है। वह राष्ट्रीय आंदोलन में गांव के लोगों को शामिल करता है। कंथापुरा के लोगों पर उसके प्रभाव को देखकर विदेशी सरकार उन्हें गिरफ्तार करके उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाती है। यद्यपि रंगम्मा और रचना उसे जमानत पर छुड़वाने की कोशिश करते हैं, किंतु वह उन्हें मना कर देता है। मूर्ति के जेल में जाने के बाद कंथापुरा की औरतें स्वतंत्रता आंदोलन का दायित्व अपने ऊपर ले लेती हैं। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रत्ना। रत्ना का चरित्र चित्रण कीजिए। रत्ना इज द फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ मूर्ति। डिस्कस। रत्ना मूर्ति की स्त्री का प्रतिरूप है, चर्चा करें। रत्ना इज ए यंग विडो। सी बिकेम ए विडो व्हेन सी वाज हार्डली 15 years of age. She is attractive and charming as is clear from the attention she receives from Murthy. There is just a hint of a love affair between the two. However, their love has not been adequately developed and hence Kanthapura lacks in that love interest which is considered essential for a novel. We feel that the novelist should have exploited the love theme, which would have added the charm and interest of his work. रत्ना एक युवा विधवा है। वह केवल 15 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी। वह आकर्षक और आभासपूर्ण व्यक्तित्व की धनी है। मूर्ति भी उसकी प्रशंसा करता है। दोनों के मध्य प्रेम संबंध के संकेत दिखते हैं, फिर भी इन दोनों के मध्य पर्याप्त प्रेम विकसित नहीं होता और यहाँ कंथापुरा में प्रेम व्यवहार की कमी है जो उपन्यास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम महसूस करते हैं कि उपन्यासकार ने प्रेम विषय का शोषण किया है जो किसी भी साहित्यिक कार्य में आकर्षण पैदा करता है। रत्ना इज ए यंग एजुकेटेड वुमन ऑफ प्रोग्रेसिव व्यूज। Though she is a widow, she does not dress and live in the conventional style of a widow. She wears bangles, colored sarees, uses the vermilion mark on her forehead, and parts her hair like a concubine. She is also bold and witty in conversation and can hold her own against heavy odds. She is much criticized for her unconventional ways, but she does not care for such criticism. She chooses her own path and sticks to it with firmness and determination. रत्ना एक शिक्षित प्रगतिशील विचारों की महिला है। यद्यपि वह एक विधवा है, फिर भी वह पोशाक और रहन सहन के स्तर में विधवा के परंपरावादी ढंग नहीं अपनाती। वह चूड़ियां पहनती है तथा रंगीन साड़ियां और माथे पर बिंदी लगाती है और वह बातचीत में अपने गैर परंपरागत तरीकों की वजह से आलोचना का शिकार बनती है, लेकिन वह ऐसी आलोचना की परवाह नहीं करती। वह अपना रास्ता स्वयं चुनती है और उसके साथ मजबूती एवं दृढ़ता से चिपकी रहती है। She takes keen interest in the Gandhian movement and is source of inspiration and help of Murthy. When Jairamachar, the Harikatha man, is arrested, it is she who conducts the Harikatha after Rangamma's death. She reads out the newspaper and other publicity materials of the Congress for the benefit of the people of Kanthapura. When Murthy is sent to jail, she carries on his work and serves एज द लीडर। वह गांधी के आंदोलन के प्रति अत्यधिक रुचि रखती है और मूर्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है और उसकी सहायता करती है। जब जयरामाचार्य हरि कथावाचक को बंदी बना लिया जाता है तो यह हरि कथा को नियंत्रित करती है। रंगम्मा की मृत्यु के बाद वह कंथापुरा के व्यक्तियों के हित में कांग्रेस का अखबार और अन्य प्राथमिक सामग्री पढ़कर सुनाती है। जब मूर्ति को जेल में भेज दिया जाता है तो वह उसका कार्य जारी रखती है और नेतृत्व करती है। She organizes the women volunteer corps and imparts the necessary training to the Sevika. She shows great courage in the face of government repression and police action.
She is dishonored, beaten up and sent to jail, but she suffered all paternity. When she comes out of the jail, she is more matured and determined, more humble to her elders. She is much disappointed when the movement is withdrawn. She stands for the educated progressive womanhood of India whom Gandhi had enthused with his own ideals and who came out of their homes in large numbers to fight shoulder to shoulder with their menfolk for the freedom of their motherland. So she is the female counterpart of Murti. वह महिला स्वयंसेवक समूह का आयोजन करती है और सेविकाओं को महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करती है। वह सरकार के दमन और पुलिस कार्रवाई में अदम्य साहस दिखाती है। उसको अपमानित किया जाता है, डांट व पीटा जाता है और जेल भेज दिया जाता है, परंतु वह धैर्य से सहन करती है। जब वह जेल से बाहर आ जाती है तो वह पहले से ज्यादा बड़ों के प्रति परिपक्व और दृढ़ विनम्र हो जाती है। वह उस समय बहुत ज्यादा निराश होती है जब सरकार आंदोलन को वापस ले लेती है। वह शिक्षित प्रगतिशील भारतीय नारी का प्रतीक है जो महात्मा गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर और घर से बाहर निकलकर काफी संख्या में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत मां की आजादी के लिए लड़ती है। इस प्रकार वह मूर्ति की स्त्री का प्रतिरूप है। Indian freedom has been attained by a long battle fought by the masses at the grassroots level. Discuss the novel Kantapura in the light of the settlement. भारतीय आज़ादी भारतवासियों ने जमीनी स्तर पर लंबी लड़ाई लड़ने के बाद प्राप्त की। इस कथन के आलोक में कंतापुरा उपन्यास की विवेचना करो। डिस्कस कंतापुरा एज ए नोवेल ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। कंतापुरा की विवेचना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उपन्यास के रूप में कीजिए। Raja Rao's novel Kantapura is a story of India's struggles for freedom. Though the novel depicts the freedom movement led by Mahatma Gandhi as the main theme, it also aims to social reform. It is so because the Gandhi's movement did not aim at Swaraj only, but also at social reform. In fact, Mahatma Gandhi believes that Swaraj itself could be attained after certain social reforms and social awakening. In Kantapura, we have more than a glimpse of the freedom movement in India. Under the leadership of Mahatma Gandhi, the wave of nationalism reached even small villages like Kantapura. It presents the picture of India's freedom movement. राजा राव की रचना उपन्यास कंतापुरा स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुए संघर्ष की कहानी है। यद्यपि कहानी का मुख्य विषय महात्मा गांधी द्वारा संचालित स्वतंत्रता आंदोलन है। इसके साथ यह सामाजिक बुराइयों को दूर करना भी इसका उद्देश्य है। यह इसलिए क्योंकि गांधी जी के आंदोलन का प्रमुख विषय या उद्देश्य केवल स्वराज ही नहीं बल्कि समाज सुधार भी है। वास्तव में गांधी जी मानते थे कि सामाजिक सुधार सामाजिक जागरूकता के पश्चात ही किया जा सकता है। कंतापुरा में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन की पर्याप्त झलक दिखाई देती है। राष्ट्रीय आंदोलन की लहर कंतापुरा जैसे छोटे से गांव में पहुंच जाती है। यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। मूर्ति, ए यंग स्टूडेंट ऑफ कंतापुरा, इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द नोवेल। ही इज ए कॉलेज एजुकेटेड यंग मैन. He is one of thousands inspired by Gandhi to fight for the cause of their motherland. Under the influence of him, he left his college studies. Throughout the novel, Murthy acts as Gandhi's spokesman for the village, fasting and preaching against the caste system. Rangamma and Ratna represents the women's side of his movement, while Rangegooda and Rachna show how even the people of lower caste take active part in national movement. Peasants refuse to pay tax to the government, many of them evicted from their lands. There are dharnas, picketing and satyagraha. Shouts of Gandhi ki jai and Inqilab Jindabad resound in the air and boost the morale of the people. Now the policemen come forward and started beating people with lathis, but the slogan shouting continued. मूर्ति कंतापुरा गांव का एक युवक छात्र उपन्यास का मुख्य पात्र है। वह विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त नवयुवक है। वह गांधी जी के विचारों से प्रेरित हजारों नवयुवकों में से एक है जो मातृभूमि के लिए हर समय तैयार रहते हैं। गांधी जी के प्रभावों के अंतर्गत वह विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ देता है। पूरे उपन्यास के दौरान मूर्ति गांव वालों के लिए महात्मा गांधी के एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है जो उपवास और जाति प्रथा के विरुद्ध उपदेश देता है। रंगम्मा और रत्ना इस आंदोलन में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि रंगेगौड़ा और रचना यह दिखाने का प्रयास करती हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। किसानों ने कर चुकाना बंद कर दिया। बहुत से किसानों को उनकी जमीनों से वंचित कर दिया गया। धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह आदि का आयोजन किया गया।
गांधी जी की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया, जिससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। इतने में पुलिसकर्मी आगे आए और लोगों पर लाठी प्रहार करना आरंभ कर दिया, किंतु नारे लगातार गूंजते रहे। द स्किम्पटन कॉफी एस्टेट इज ए सिंबल ऑफ द imperialist rulers of India who exploited Indian in various ways. The workers' life in coffee estate is very miserable. They are forced to lead a poor life. Even women are ill-treated, but they also show coverage. Police cook up false cases against them. Their treatment of peaceful satyagrahis is extremely inhumane. They do not spare even women and children inside the jails. People are treated with great cruelty. Many of their laws, for example, those relating to the ban on the making of salt, are extremely discriminatory against the poor people. The novel describes Gandhi's salt movement also. He and his followers make salt and thus defy the government's rules. The boycott of foreign goods was meant to cripple the efforts of foreign manufactured out to exploit and impoverish India. स्किम्पटन कॉफी एस्टेट भारतीय राजशाही शासन का प्रतीक था, जिसमें भारतीयों का हर प्रकार से शोषण किया जाता रहा। कॉफी एस्टेट के कर्मियों की दशा दयनीय थी। उन्हें निर्धनता का जीवन जीने के लिए विवश किया जाता था। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता था, किंतु वे साहस प्रदर्शित करती रही। पुलिस उनके विरुद्ध झूठे केस बनाती रही। उनका शांतिप्रिय व्यवहार के चलते भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वे महिलाओं व बच्चों को भी नहीं छोड़ते। जेल के अंदर भी बंदियों के साथ भी बहुत उत्पीड़न किया जाता था। उनके बहुत से कानून, जैसे नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाना, निर्धन जनता के विरुद्ध अत्यधिक क्रूर प्रदर्शन है। उपन्यास में गांधी जी के नमक आंदोलन का भी वर्णन किया गया है। गांधी व उनके समर्थक नमक बनाकर सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके विदेशी निर्माताओं का पशुवत बनाने का लक्ष्य था। मूर्ति encourages women in Kantapura to maintain the national cause by spinning their own clothes. He inspires the villagers to boycott the British goods. He organized the Gandhi work in the village. He keeps the people in touch of national movement, fearing the greater mobility of people of Kantapura. Under the leadership of Murthy, the foreign government arrested him while Murthy spends his days in prison. The women of Kantapura take charges of the struggle for freedom. मूर्ति के अनुसार कंथापुरा की महिलाओं को सूत काट कर अपने कपड़े स्वयं बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। वह ग्रामीण लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित करता है। वह गांव में गांधी समर्थकों को संगठित करता है। वह लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़े रखता है। मूर्ति के नेतृत्व में कंथापुरा के लोगों का इकट्ठा होना सरकार के लिए भय का भयंकर कारण बन जाता है और अंग्रेजी सरकार मूर्ति को कैद कर लेती है। मूर्ति के जेल जाने के बाद कंथापुरा की महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन की भागदौड़ स्वयं संभाल लेती है। In the end, there is a pact between Gandhi and Viceroy. All the prisoners are released. Now it seems that India will attain freedom very soon. Thus, the struggle for freedom is the main theme of the novel Kanthapura. In Kanthapura, we have an ample glimpse of the freedom movement in India under the leadership of Mahatma Gandhi. We see how the name of Gandhi acts like a magic in every part of India. The people in remote and faraway Kanthapura wait with bated breath and observe a fast in order to show their support, with Mahatma as sets out on his historic Dandi march. अंत में गांधी जी और वायसराय के बीच समझौता होता है। सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारत शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा। कंथापुरा में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की झलक देखते ही बनती है। हमने देखा कि महात्मा गांधी का नाम भारत के कोने कोने में जादू की तरह काम करता है। दूर दराज के लोग कंथापुरा में अपनी सांस रोककर और उपवास करके महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का समर्थन व्यक्त करते हैं। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भट्ट। भट्ट का चरित्र चित्रण कीजिए। भट्ट इज द फर्स्ट ब्राह्मण हु प्लेज एन एक्टिव रोल इन द गांधी मूवमेंट। He is the opposite of Murthy, the agent of the British government. He is a Brahman and in his youth, he survived on Dakshina. He also earned money by telling people about the auspicious days and the important festivals. In this way, he earned a lot of money. भट्ट एक ब्राह्मण है जो गांधी आंदोलन में नकारात्मक भूमिका निभाता है। वह मूर्ति का विरोधी है, ब्रिटिश सरकार का एजेंट है, वह कुटिल स्वभाव का व्यक्ति है। वह एक ब्राह्मण था जो अपनी युवावस्था में माता दक्षिणा पर आधारित था। वह लोगों को तीज त्योहारों के बारे में बताकर भी पैसा कमाता था। इस प्रकार उसने काफी धन संचय कर लिया था। Then he started the business of money lending, but now Bhatt means money.
and he charges exorbitant rate of interest on the money he gives to the peasants. Thus he lives on exploitations of his neighbors, but is very learned in his art. He is always the first to reach the home of his host on a ceremonial occasion. He can make grass rings and leaf cups needed for a death anniversary. The novelist gives a graphic account of one such ceremonial occasion. Obsequial dinner begin with fresh honey and solid curds, and Bert's beloved Bengal green kheer. The elderly people are all in the side room, waiting for the holy Brahmins to finish their meal, but goes on munching and blessing, drinking water and then munching again, ram ram ram, and then once the holy meal is over, there is the coconut and the 2 rupees. बाद में उसने महाजनी का व्यवसाय आरंभ कर दिया, किंतु भट्ट का अर्थ ही बदल गया था, क्योंकि अब वह किसानों को पैसा मनमानी ब्याज पर देने लगा था, अर्थात अब वह अपने पड़ोसियों का शोषण करने लगा। भट्ट अपनी कला में बहुत निपुण था। वह हमेशा किसी भी अनुष्ठानिक अवसर पर पहुंचने वाला पहला मेहमान है। वह मृत्यु हो वर्षगांठ के अवसर पर घास की अंगूठी और पत्तों के कप बना सकता है। उपन्यासकार ऐसे ही आयोजनों का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करता है और रात्रि के समय भोजन ताजा शहद और गाढ़े दही के साथ शुरू होता है और भट्ट बंगाली अनाज की खीर खाना पसंद करता है। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति साथ वाले कमरे में ब्राह्मण के खाना पूरा करने के इंतजार में है, लेकिन भट्ट भोजन खाना आरंभ कर देता है। वह डकार लेता है, पानी पीता है और दोबारा से भोजन चबाना आरंभ कर देता है और राम राम कहता है, और एक बार पवित्र भोजन संपन्न हो जाने के बाद नारियल और 2 रुपए मिलते हैं। भट्ट इज एन अनवर्थी हस्बैंड टू। ही हैज नो कंसिडरेशन फॉर हिज वाइफ एट होम। On the days he dines out, his poor wife has only dal, soup and rice. On the nights of obsequial dinners, he eats so little, and she does not think of a dinner for herself, and but has no thought of her. Because of malnutrition, his wife dies. How shameful it is that his middle-aged priest soon marries a girl of 12.5 years old. There is dowry too, 1,000 rupees in cash and 5 acres of wetland. भट्ट एक अयोग्य पति सिद्ध होता है। उसका अपनी पत्नी के प्रति वह घर का कोई ध्यान नहीं होता। जब भी वह घर से बाहर भोजन करता तो उसकी पत्नी घर पर दाल, सूप और चावल आदि ले लेती। कुपोषण के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि यह अधेड़ उम्र का पुजारी एक 12.5 वर्ष की आयु की लड़की से विवाह कर लेता है। साथ में दहेज के रूप में 1,000 रुपए नकद और 5 एकड़ भूमि भी लेता है। Bhatt is against Murthy and Gandhiji. He has nothing to do with the Gandhi movement. He is also the election agent and gets 2,000 for it. It is he who is responsible for the excommunication of Murthy. It is he who keeps the Swami in the city informed of the activities in the village. He sides with Bade Khan, sets afloat the rumors regarding Murthy's excommunication and so hastens the death of his mother. Ultimately, he goes to Kashi to wash off his sins. Through this character, the novelist has exposed the greed and gluttony of the Brahmins as well as the crooked ways of those who worked for British rulers of the country. भट्ट मूर्ति तथा गांधी के विरुद्ध है। उसे गांधी की आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। यह भट्ट ही है जिसने मूर्ति को धर्म से बहिष्कृत करवाया था। यह भट्ट ही है जो गांव की हर गतिविधि के विषय में शहर में स्वामी को सूचित करता रहता है। वह बड़े खान की तरफ होता है और मूर्ति को धर्म से बहिष्कृत की अफवाह फैलाता है और उसकी माता की मृत्यु का कारण बनता है। अंत में वह काशी अपने पापों को धोने के लिए जाता है। इस पात्र के माध्यम से उपन्यासकार ने ब्राह्मणों के लालच और पेटुपन को उजागर किया है। साथ ही साथ ब्रिटिश शासकों के लिए कार्य करने वाले कुटिल या दुष्ट लोगों को भी उजागर किया है। However, even Bhatt, a mean person, has been humanist. He is no unredeemed monster. He too has something good in him. He has his moments of magnanimity too. He helps Ramu. He sends him to the city for his studies. He gives money to him without any interest. This one act that he gave Ramu money without interest redeem his character and places it in correct perspective. So the character of Bhatt cannot be categorized as wholly black but is certainly grey. फिर भी भट्ट एक घटिया व्यक्ति होते हुए भी उसमें मानवता के कुछ गुण हैं। वह कोई अभिशप्त दैत्य नहीं है। उसके अंदर भी अच्छाई है। उसमें भी उदारता के लक्षण है। वह रामू की सहायता करता है।
वह रामू को बिना किसी ब्याज के पैसे देता है। केवल एक कार्य ऐसा है कि वह रामू को बिना किसी ब्याज के पैसे देकर उसके चरित्र को उदारता प्रदान करता है और सही दृष्टिकोण में रखता है। इसलिए भट्ट के चरित्र को पूरी तरह से काला बताकर कुछ स्लेटीपन का बताया जा सकता है। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ बड़े खां। बड़े खां का चरित्र चित्रण कीजिए। बड़े खान इज एन अनपैट्रियोटिक इंडियन बट ए लॉयल एंड सिंसियर सर्वेंट। डिस्कस। बड़े खान एक राष्ट्र विरोधी भारतीय हैं लेकिन वफादार और ईमानदार नौकर हैं। स्पष्ट करो। बड़े खान इज ए पुलिसमैन विद ए लॉन्ग बियर्ड। ही इज ए सिंबल ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन कंथापुरा। He comes to life in the village after Jayaramachar, the Harikatha man, is arrested. His duty is to maintain law and order, put down the Gandhi movement, and give information to the government about the activities of the freedom fighters of Kanthapura. It may be said to his credit that he performs his duty loyally and sincerely. The Gandhiites may consider him a villain, but judged impartially, he is a loyal government servant performing his duty in very trying circumstances. He may be an instrument of the foreign government, but it would be wrong to dismiss him as a heartless monster of weakness. बड़े खान लंबी धाड़ी वाला एक पुलिसकर्मी कंथापुरा में है। वह ब्रिटिश सरकार का प्रतीक है। वह गांव में हरिकथावाचक जयारामाचार की गिरफ्तारी के बाद रहने आता है। उसका काम गांव में कानून व्यवस्था बनाना और गांधी आंदोलन को कम करना और कंथापुरा में स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों की सूचना सरकार तक पहुंचाने का है। ऐसा कहा जा सकता है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वाह बड़ी लगन और ईमानदारी से करता है। गांधी विचारधाराओं के व्यक्ति उसे चाहे खलनायक समझे, लेकिन ईमानदारी से उसके कार्य की विवेचना करे तो उसने अपने कर्तव्य को वफादारी के साथ निभाया है। वह विदेशी सरकार का एक मंत्र हो सकता है, लेकिन उसे कमजोरियों का निर्दयता मानकर भूलना गलत होगा। On his arrival at Kanthapura, the initial difficulty he has to face is that his competition. Being a Muslim, he finds it difficult to find a house in the village. He can stay neither in the porter's quarters nor in the Sudar street, and of course the Brahman street is out of bounds for him. Then he approaches Patel Rangegoda, who receives him coldly, insults him, and then bluntly tells him that his business is to collect revenue and not to go about hunting for house. Poor Bade Khan then goes away threatening and cursing. He goes to Skimpton Coffee Estate, where a hut is allowed to him in which he settles down with one of the Priha women. Once settled there, he moves about secretly, watching the activities of the villagers, collecting information and passing it on to the authorities. Very soon he is in league with Bhatt and others who are opposed to the Gandhi movement. When Murthy goes to meet the workers on the coffee estate, it is Bade Khan who keeps watch and strikes him and his followers with lathi blows. His presence on the coffee estate is helpful to the owner of the estate because he loses the job of terrorizing the coolies working there. कंथापुरा पहुंचने पर उसकी सर्वप्रथम समस्या आवास की थी। एक मुस्लिम होने के नाते उसे गांव में आवास पाना मुश्किल हो गया। वह न तो कुम्हारों के मोहल्ले में जा सकता था और न ही सुदर की गलियों में, और ब्राह्मणों की गली उसकी पहुंच से बाहर है। तब वह रंगेगौड़ा के पास जाता है, जो उसे सही प्रतिक्रिया न देकर उसका अपमान करता है और साफ साफ बता देता है कि उसका कार्य गांव का राजस्व इकट्ठा करना है, न कि किसी के लिए घर ढूंढना। बेचारा बड़े खान धमकी देता हुआ और कोसता हुआ चला जाता है। वह स्किम्पटन कॉफी एस्टेट जाता है, जहां पर उसे एक झोपड़ी रहने के लिए दी जाती है और वहां पर एक परियार औरत के साथ रहना शुरू कर देता है। एक बार वहां रहना शुरू कर देने के बाद वह गुप्त तरीके से घूमता रहता है, गांव वालों की गतिविधियों को देखता हुआ, सूचनाएं एकत्रित करते हुए और उसे अधिकारियों के पास भेजते हुए। बहुत जल्द वह भट्ट के व अन्यों से साठगांठ कर लेता है जो गांधी आंदोलन के विरोधी होती हैं। मूर्ति कॉफी एस्टेट पर कर्मियों से मिलने जाता है। यह बड़े खान ही है जो उस पर नजर रखता है और उसके अनुयायियों पर लाठियों के साथ हमला कर देता है। उसकी उपस्थिति कॉफी एस्टेट के मालिकों के लिए सहायक होती है, क्योंकि वह वहां कुली कर्मियां रखता है। बड़े खान इज अनएजुकेटेड एंड क्रूड इन हिज मैनर्स एंड स्पीच. He is full-mouthed, vulgar and unrefined instead of being on the side of his countrymen. He sides with the British. Maybe it is due to his ignorance, but even then people like him cannot be forgiven in spite of the fact that he does his work sincerely. He cannot be termed as a positive character. In short, he is one of those unpatriotic Indians who made it possible for the British to rule India for such a long time. बड़े खान अनपढ़ तथा भाषा और व्यवहार में अशिष्ट होता है।
वह बड़बोला, वाहियात और असभ्य है। अपने देश की तरफ होने की बजाय वह ब्रिटिश सरकार का साथ देता है। इस तथ्य के साथ कि उसे अपना कार्य पूरा ईमानदारी से करना है, लेकिन उसे सकारात्मक व्यक्तित्व नहीं बताया जा सकता। संक्षेप में वह उन देशद्रोहियों में से एक है जो ब्रिटिश सरकार को लंबे समय तक शासन करने में योग्य बनाया। ये थे इस नॉवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।